डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। और हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक एक क्वेश्चन करने के लिए मैंने सोच रखा है। और अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें 80% प्रश्नों पर आपकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 तक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 98 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने है और देखते हैं क्या है। लिखा, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अगर अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक बताओ। अच्छा सोचो जरा, मान लो उसको 40% अंक लेना था, ये बात लिखा हुआ है, मतलब कोई परीक्षा यस की रही होगी, उसका 40% उसको लेना था, लेकिन वो पाया कितना, 178 नंबर पाया है और 22 नंबर से फेल हो रहा है। अगर हम उसको 22 नंबर दे दें तो पास हो जाएगा। तो अगर 40% पाता तब भी पास हो जाता और इतना पाता तब भी पास हो जाता, इसका मतलब ये दोनों बात बराबर है। बस हो गया काम। इसको जल्दी से हल कर दे, यही आपका सोल्यूशन है। 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 200 आ गया। इस 40/100 है, उधर जाएगा तो 100/40 हो जाएगा। बताओ कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखो 20 25 100, 20 दूना 40 और 2 से काट देंगे 100, 100 25 500। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी गिनती को हम इतना देर में कैसे। देखो ऐसा है, जितना जल्दी उसका, मैं तो कहता हूँ यहीं से आप मौखिक सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाथ से करके देखें। अपने हाथ से जब संख्याओं को काटते हैं तो हाथ को भी पता चल जाता है कि किसको कैसे काटना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81 66 61 अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। देखो 4 विषय था इसमें, अगर 4 विषय था और उसमें 70% अंक प्राप्त किया तो मैं मान लेता हूं प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 रहा होगा। क्लियर, माना प्रत्येक विषय का पूर्णांक माने पूरा अंक 100 रहा होगा। तो इसका मतलब वो 4 पेपर दिया है तो 400 अंक की परीक्षा हुई और उसमें 70% प्राप्त किया है। इसका मतलब 4 7 28, 280, 70% किया है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 280 अंक उसको मिलना चाहिए। अब क्या मिला है, 3 पेपर की व्यवस्था दे रखी है। बताओ 81 + 66 + 61 ये पा चुका है। कितना पा चुका है, 1 और 6 7, 1 8 पा चुका है। इसके अलावा 6 6 12, 8 20 पा चुका है। यानी उसे 280 चाहिए था, वो 208 प्राप्त कर चुका है। क्या उसे 72 और चाहिए? ये रहा आपका उत्तर। यानी चौथे पेपर में उसको 72% अंक चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और इस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे थे, इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हो गए, तो बताओ कितने बच्चे फेल हो गए, कितने % बच्चे फेल हो गए। अच्छा बताओ, ये लड़की है और लड़का है, 900 लड़की है और 1100 लड़का है। लड़कियां 40% क्या हो गई है, पास हो गई है। अच्छा बताओ, अगर लड़की 40% पास हुई है तो क्या मैं कह सकता हूं 60% फेल हुई होगी? ऐसा करने से क्या होगा कि डायरेक्ट सोच सकते हैं आप, क्योंकि 1100 और 900 कुल 2000 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, और लड़कियों में से 40% पास हुई हैं, इसका मतलब 60% फेल हुई है। क्या हम इसका 60% निकाल पाएंगे? अगर हम इसका 60% निकालें, 9 9 6 54, 540 पास हुई, फेल हुई हैं। और लड़के 50% पास हुए हैं, इसका मतलब 50% पास हुए, इसका मतलब 50% फेल हुए हैं। तो बताओ अगर इसका हम 50% निकालें 1100 का, तो 11 5 55, 550 फेल हुए होंगे। हमसे अनुत्तीर्ण के बारे में पूछा गया है, तो 540 लड़की फेल हुई है, 550 लड़का फेल हुआ है, 5 5 10, 1090 बच्चे फेल हुए हैं। बताओ हमारे पास 2000 बच्चे हैं और 1090 बच्चे फेल हुए हैं, कौन सा % हुआ भाई? डबल जीरो यहाँ से, सिंगल जीरो यहाँ से कट गया, 2 25 10, 2 चौके 8, 2 25 10, 54.5 कहाँ है, ये रहा। 54.5% बच्चे फेल हो गए उस परीक्षा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। जरा सोचो आप, अगर हम यहाँ पे लिख दे पास और यहाँ लिख दे फेल, और अब सोचो यहाँ पे लिखा अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है और ये गणित है, अंग्रेजी है और ये गणित है। अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, इसका मतलब 40% फेल हुए होंगे, और गणित में 70% पास हुए हैं, इसका मतलब 30% फेल हुए हैं, और 20% दोनों में फेल हुए हैं। आप सोच रहे होंगे टेबल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पास होने वाले में ये नहीं लिखा था कि दोनों
कितना पास हुए, फेल होने को लिखा हुआ, तो हम फेलुओं का परसेंटेज निकालेंगे। देखो ये वाला, मान लो एक ये है, एक ये, और ये है आपका अंग्रेजी, इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैथ। अब ये कह रहे हैं कि 20% दोनों में फेल हुए, तो मैंने 20 यहाँ लिख दिया। अब ये पूछो, अंग्रेजी में कुल 40 फेल हुए जिसमें 20 लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब 20 है यहाँ बचा। और मैथ में कुल 30 फेल हुए जिसमें 20 लिखा जा चुका है, तो 10 लिखना होगा। यानी कुल फेल कितने हुए, 20 20 40 10 50, 50% बच्चे फेल हो चुके हैं। अगर 50% फेल हुए, निश्चित रूप से 50% बच्चे पास हुए होंगे। और ये कह रहे हैं 2500 बच्चे पास हुए, हम कह रहे हैं 50% बच्चे पास हुए। अगर 50% बच्चे 2500 हैं तो 100% बच्चे 5000 हो गए क्या? ये रहा आपका उत्तर डी, यानी कुल 5000 बच्चे थे। मतलब समझ गए, मान लो कुल बच्चे x रहे होंगे, तो उसका 50%, अगर उसका 50% 2500 है, तो फिर वह संख्या कितनी हो गई, x बराबर 2500 गुणा 2, क्योंकि 50 गुना 100 है, गुणा 2 करोगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो रहे हैं, और 70% दोनों में फेल हो गए। अब इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों का दे रखा उसने। और फिर कह रहे दोनों में 46 अभ्यर्थी पास हो गए, 46 अभ्यर्थी पास हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ। मेरे भाई एक बात सोचो कि 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, और 70% दोनों में फेल हो गए। और फिर कह रहे दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हो गए, 46 अभ्यर्थी। कैसे सोचा जा सकता है? इस बात को जरा महसूस करो कि सवाल आपके सामने, फिर से महसूस करो कि 42% गणित में फेल हो गए, और 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, और 70% दोनों विषय में फेल हो गए। जब ये तीनों बातें हमको एक साथ दे दिया है, तो जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये वाला, हम एक साथ बना सकते हैं। हम 17 यहाँ लिख देंगे, और अगर ये क्या नाम है, इसको मैथ लिख देता हूँ और इसको अंग्रेजी लिख देता हूँ, तो इसमें 42% अभ्यर्थी फेल हुए हैं, जिसमें 17 लिखा जा चुका है, तो हम 42 में से 17 घटा के यहाँ लिख सकते हैं इस जगह पे। तो चलो घटाओ, 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 4 में से 4 कहाँ बचा, 3 में से 1 घटाए 2। ऐसे ही 52% इस अंग्रेजी में 52% फेल हुए हैं, जिसमें 17 लिखा जा चुका है, तो फिर घटाओ, 12 में से 7 घटाओगे 5, और 4 में से 1 घटाओगे 3। कुल इतने बच्चे फेल हुए हैं। कुल कितने हो गए, 5 7 12 5 17, 1 4 1 5 2 7, 77% बच्चे फेल हो गए हैं। अगर किसी परीक्षा में 77% बच्चे फेल हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि 23% पास हुए हैं? और ये कह रहे हैं कि 46 बच्चे पास हुए, हम कह रहे हैं 23% बच्चे पास हुए। बताओ, किसी संख्या का 23% क्या हम लिख सकते हैं 46? और 23 गुना 46 होता है, कुल बच्चे कितने हो गए, 200 हो गए। ये रहे उत्तर। कैसा लगा आंसर? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताओ, आप जरा इस बात को महसूस करो कि 72% बच्चे मैथ्स चुन लिए, जीव विज्ञान चुन लिए, और 44% बच्चे गणित चुन लिए। अगर इनको हम जोड़ दें तो 4 2 6 7 4 11। भाई जी एक बात बताओ, जब केवल 100% कोई चीज़ हो सकती है, टोटल वैल्यू तो हमेशा 100% होती है, और वो टोटल वैल्यू यहाँ 116 दिख रही है, ज़्यादा है। 16 क्यों ज़्यादा है? ये वही ज़्यादा 16 है जो बच्चे दोनों विषय ले लिए हैं। हम हमारे हिसाब से 16% बच्चे दोनों विषय लिए हैं, और ये कह रहे हैं 40 बच्चे दोनों विषय लिए हैं। इसका मतलब हुआ किसी संख्या का, यानी टोटल बच्चों का 16% दोनों विषय लिए हैं, और ये कह रहे हैं 40 बच्चे दोनों विषय लिए हैं। क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आराम से। 8 दूनी 16, 8 5 40, और 2 से काटोगे 50, 50 वहाँ जाएगा, गुणा करेगा 250। कुल कितने बच्चे रहे होंगे? 250 बच्चे रहे होंगे। कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। एक एक सवाल कीमती है, जरूर लगा लीजिएगा। इस सवाल को देखिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखिए लिखा है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है, जिसमें क्रम से 40 50 60 बच्चे हैं। इनमें से क्रम से 10% 20% 10% पास हो गए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए? मेरे भाई सोचो। लिखा है 40 बच्चे हैं इसमें, 50 बच्चे हैं इसमें, और 60 बच्चे हैं इसमें। कुल बच्चे कितना हुए भाई? जोड़ो जरा, कुल बच्चे कितना हुए? 6 5 11 4 15, 150 बच्चे हमारे पास टोटल। अब 150 बच्चों में से पहले वाले में 10% पास हुए। बताओ इसका 10% कितना होगा? 4 होगा। इसका 20% कितना होगा? 10 होगा।
बोलो 50 का 20%, अब मौखिक निकाल लीजिए क्या हम निकलवाएं, और फिर 10% इसका है तो 6 बच्चे हुए, यानी 4 और 10, तो 4 और 10 14 और 6 20 बच्चे पास हुए। 150 बच्चों में से 20 बच्चे पास हुए, कौन सा परसेंट हुआ भाई, कौन सा परसेंट हुआ जरा चेक करो। तो 50 दूना 100, 50 तिया 150, 40/3, 40/3 को हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। कहाँ है भाई, 13 सही 1/3% बच्चे पास हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री 15% कम हो गई है। बताओ खिलौने की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। कोई खिलौना का मूल्य था पहले 100 समझ लो, कोई चीज़ रही होगी, 20% वृद्धि हुआ है तो क्या करोगे 120/100 लिख दोगे। फिर कह रहे हैं बिक्री में 15% कमी हुई है तो क्या लिखोगे 85/100 लिख दोगे। आओ काटते हैं, क्या फर्क पड़ेगा अभी तुरंत पता चल जाएगा। 20 छक्का 120, 20 25 100 और 5 से काट दोगे 17 हो जाएगा, 17 छक्का 102। जो चीज़ पहले 100 हुआ करती थी अब 102 हो गई, क्या मैं कह सकता हूँ 2% की वृद्धि हो गई। ये रहा आपका उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। और देखा जाओ खर्च कितना करता है। 25% घर के किराए पर खर्चा किया, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़े पर खर्च कर दिया। बताओ कितना खर्चा हो गया भाई, बताओ। 15, 5, 20, 10, 30, 20, 50, 5, 55, 55% खर्चा हो गया भैया जी का। इसका सीधा था मतलब 45% बचाए होंगे भैया जी, और ये कह रहे 27,000 बचाए हैं, हम कह रहे 45% बचाए हैं। क्या हम लिख सकते हैं किसी संख्या का 45% बराबर 27,000 होता है तो बताओ संख्या क्या है। आओ काटा जाए, 9 पचे 45, 9 तिया 27, और फिर 5 से भी काट सकते हो, 5 छक्के 30, 600, और 600 में 100 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा भैया 60,000। ठीक ठाक इनकम है भाई, ये रहा 60,000 इनकम रही होगी इनकी। भैया जी ठीक कमाते हैं। आइए अगले सवाल पर बात करें। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के बराबर है। भाई जी कौशल का 12% बराबर है नंदिनी के 16% के। क्या हम इससे नंदिनी और कौशल के अनुपात निकाल सकते हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16, हम लिख सकते हैं कौशल अपान नंदिनी बराबर 4/3। इसके अलावा एक बात और क्या दिया है कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख, वार्षिक समझे, एक साल में 1,08,000 रुपया कमाता है। अगर कोई आदमी एक साल में 1,08,000 रुपया कमाता है साल भर में, तो बताओ एक महीने में क्या कमाता होगा। 12 9 108, 9,000। सुरेश का वेतन हो गया 9,000। 3 लोगों की जानकारी हमको प्राप्त हो चुकी है। अब हम एक साथ लिख देते हैं सबको। यहाँ मैं लिखता हूँ कौशल, यहाँ लिखता हूँ नंदिनी, यहाँ लिखता हूँ सुरेश, और कंफर्म हो गया कि सुरेश जी 9,000 रुपया महीना कमाते हैं। और कौशल और नंदिनी में हम लोगों ने देख लिया है 4:3 का रेशियो है। बस अब सवाल देखो शुरू हो जाता है। सवाल कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। नंदिनी के वेतन का आधा है तब 9,000 है, तो इसका मतलब नंदिनी का वेतन 18,000 हुआ। और जो ये अनुपात है इसके साथ हम एक से लिख सकते हैं। बताओ हमारे हिसाब से नंदिनी 3x कमाती थी और ये कह रहे हैं 18,000 कमाती है, तो 3x बराबर 18,000 कह सकते हैं। अगर 3x बराबर 18,000 तो 1x माने 6,000, तो 4x बराबर 24,000। यही पूछा गया है कि बताओ कौशल का वेतन क्या है। कौशल का वेतन है 24,000 रुपया। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है। बड़ा अजीब सा सवाल है। अजीब क्यों है, फ्रैक्शन आ गया है। देखो मान लेता हूँ उस व्यक्ति की आय 100 रुपये रही होगी। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ खर्च, यहाँ लिख देता हूँ बचत। कह रहे हैं खर्च करता है 80%, इसका मतलब बचत करता होगा 20%। जिंदगी चल रही थी। अब क्या हुआ, निर्वाह खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई। निर्वाह खर्च पहले 80 चल रहा था। बताओ भैया कोई चीज़ 80 थी, उसमें 37.5% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई होगी, चेक कर लो जरा। तो 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, गुणा करोगे 7.5 गुणा 4 30 आ जाएगा। यानी निर्वाह खर्च में 30 रुपये की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई होगी 110 रुपया। लेकिन यार इनकम तो 100 है और ये खर्चा कर रहा है 110। लेकिन देखो ऊपर वाला कुछ न कुछ करेगा। उसने क्या किया, उसकी आय में 16 सही 2/3% वृद्धि करा दिया। कोई इनकी आय 100 हुआ करती थी, अब उनकी आय हो गई 116 सही 2/3।
अब जरा बताओ, 116 से ही 2/3 रुपया कमाता है, 110 खर्चा करता है, तो बचाता क्या होगा? क्या 6 से ही 2/3 बचाता होगा? अब हमसे पूछा गया है उसका बचत प्रतिशत बता दो। भैया जी नया इनकम ये है और नई बचत ये है, परसेंटेज बताना है। क्या करोगे? बचत बटा इनकम गुणा 100। इसको चेक करो, 3 छके 18, 2 20/3 है ये 20/3 है अपान वो कितना है? 116 348, 348 प्लस 2 350, 350/3 और गुणा 100 कर देना है बस। अब ये 3 कट गया, एक 0 कट जाएगा, 5 से और थोड़ा छोटा कर सकते हो, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 20 दूना 40/7 हो जाएगा। आपके पास बचा है 40/7, इसको हल करोगे 7 × 5 = 35, 5/7, ये आपका आंसर आ गया। 5 सही 5/7%। तो केवल फ्रैक्शन की वजह से यह सवाल थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बाकी सवाल में कोई खास बात नहीं है। राम अपनी मासिक आय का 20% में घरेलू आवश्यकता पर शेष आय का 15%, पुस्तकों पर शेष आय का 30%, कपड़ों पर खर्च करता। अब उसके पास 92, 95, 20 बचा। जब भी कभी शेष शब्द इस्तेमाल होगा तो जानते हैं आपकी 100 का हमेशा इस्तेमाल होता है। ऐसे देखो कोई चीज इनकम, इनकी मान लो इनकम 100 रही होगी, कल्पना करो इनकी इनकम 100 नहीं x रही होगी। अब इन्होंने क्या किया? 20% खर्चा कर दिया, निश्चित रूप से इनके पास 80% बचा होगा। इसके बाद इन्होंने फिर 15% खर्चा कर दिया, अब इनके पास 85% बचा होगा। अब इनके पास इन्होंने फिर 30% खर्चा कर दिया, तो इनके पास अब 70% बचा होगा। हमारे हिसाब से उनके पास यही बचा होगा। वो कह रहे हैं हमारे पास 9520 बचा है। आप बताओ, देखो जब ये आप खर्च कर रहे हो ध्यान रखना होगा। अभी थोड़ी देर पहले सवाल था जिसमें हमने सारे परसेंटेज को जोड़ लिया था, क्योंकि वहाँ शेष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें शेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमको 100 में से घटाना पड़ रहा है और इसे छोटा करते हैं। अगर हम इन 2 जीरो को हटा दें तो ये कैंसिल हुआ। 5 से आप काट सकते हो, ये 17 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। बहुत छोटा हो सकता है तो 4 से हो सकता है, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। और कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना। इस 2 से आप इसको काट के 50 कर सकते हो, बहुत हो गया। अब इस 17 से और 7 से इसको काट लिया जाए और देखते हैं। 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102, ये 7 है 7 8 × 56, ये आया 80। और नीचे कितना है? 50 × 5 = 250। बताओ x की वैल्यू कितना हो गई? 80 × 250। तो 0 0 तो लगा ही दो, उसके बाद 25 8 200 लिख दो। बहुत अच्छा इनकम है भाई। 20,000 रुपया कहीं दिख रहा है? ये रहा। उसकी आय, मासिक आय कितनी थी? 20,000 रुपया थी। राम जी 20,000 रुपया कमाते हैं, आपने अच्छे से देख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा को वेतन कितना मिला? कितना मिलता होगा? सपोज करो नताशा को 100 रुपया वेतन मिलता होगा और उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा कि हमको 45% खरीदारी पर खर्च करना है, यानी उन्होंने 45% सोचा होगा कि हम खर्च करेंगे। अब 45% खर्च करने के बाद उन्होंने सोचा कि इतना खर्च करेंगे, लेकिन जितना सोचा था उसका केवल 60% खर्च कर पाई, टोटल नहीं खर्च हो पाया, केवल 60% खर्च हो पाया। निश्चित रूप से इस संख्या का 60% जब हम निकालेंगे तो वो संख्या आ रही है 11,475। अब देखो कितने आसानी से नताशा का वेतन ज्ञात किया जा सकता है। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 20 या 60 20 2500, ऐसे भी काट सकते हैं। 5 × 9 = 45, 5 से काटो 20। अब इस संख्या से यहाँ पे काटा जा सकता है। देखो 5 7 12 4 16 2 18, मतलब 9 से कट रहा होगा। 9 1 × 9, 2 बचा 24, 9 2 18, 18 6 67, 9 7 63, 9 5 45 और 3 से तो कट ही जाना है। फिर 3 से काट दो, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 25। यानी अब हमारे पास क्या आ रहा है? x बराबर 425 और गुणा क्या है? 20 यहाँ बचा, 5 यहाँ, 20 25 100। इसका मतलब नताशा का वेतन कितना हो गया? 42,500। देखो एक लाइन का आपने सवाल लिखा, खाली काटना पड़ा, आपका उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष का धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक बच्चे को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? देखो इस प्रकार का जब बड़ा बंटवारा आ जाए तो मान लो उसके पास 100x रहा होगा। अगर 100x रहा होगा तो 30% भाग उसने अपनी पत्नी को दे दिया। मैं यहाँ पत्नी लिख दे रहा हूँ। पत्नी को उसने कितना दिया होगा? 30x दिया होगा। अब बताओ क्या बचा? शेष भाग का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष भाग बचा कितना? 70x। 70x का आधा अपनी पुत्री को दे रहा है। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35x अपनी पुत्री को दे दिया। अब बताओ 30x और 35x तो दे ही चुका है, अब उसके पास सिर्फ 35x बचा होगा। उस 35x को अपने 5 बच्चों में बांट रहा है। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं उसके पास, तो 5 बच्चे को अगर 35x बांटेगा तो हर बच्चे को 7x 7x 7x
7x बचेगा, मिलेगा। हमारे हिसाब से प्रत्येक बच्चे को 7x मिलेगा, ये कह रहे हैं 14,000 मिला। अगर 7x बराबर 14,000 होता है तो 1x बराबर 2,000 होगा। अगर 1x बराबर 2,000 होगा तो 100x बराबर क्या होगा, 2 लाख हो जाएगा। क्या मिस्टर अग्रवाल एक अमीर आदमी है, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख रुपया कमाए हैं। समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसको आप लगाएंगे तो बड़ा बन सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि छोटा हो जाए। एंजॉय कीजिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों और इनका 2/5 भाग छात्रा हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ छात्रा, यहाँ लिख देता हूँ छात्र। अब बताओ, अगर 1000 विद्यार्थी, उसका 2/5 छात्रा है, 1000 का 2/5 करोगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400। 400 छात्रा है, इसका मतलब निश्चित रूप से 600 छात्र होगा, क्योंकि कुल बच्चे 1000 है। अब 1/5 बच्चे क्या है, 12 साल से छोटे ना, 1/5 छात्रा। इसका 1/5 कर पाओगे क्या, 1/5 करोगे, 5 8 40, 80 छात्रा छोटी छोटी है। और इसमें देखो 1/4 लड़का छोटा छोटा है, तो इसका 1/4 करके देखो कितना आएगा, 1/4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150। बताओ, अब हमको एक बात बताइए, 400 लड़कियां हैं जिसमें से 80 बच्चियां 12 साल से छोटी हैं, तो कितनी बच्चियां 12 या 12 से अधिक होंगी। 400 में से 80 घटाओगे 320 आएगा। ऐसे ही 600 लड़के थे जिसमें से 150 बच्चे 12 साल से कम है, इसका मतलब 450 बच्चे होंगे जो 12 या 12 से अधिक होंगे। पूछा था कितने बच्चे ऐसे, कितना परसेंट जो 12 से अधिक आयु के हैं, तो जरा इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 770। यानी 770 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी उम्र 12 से अधिक है। कुल 1000 जनसंख्या है और 770 बच्चे हमारे पास 12 से अधिक है। बताओ क्या परसेंट होता है, 00 00 0 0 0। अब हम क्या 77% कह सकते हैं। 77% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी उम्र 12 या 12 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखा था तो मैंने इसको सुधार किया है। लिखा है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है तो बी की आय बताओ। अच्छा बताओ, ए की आय का 10%, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% और बराबर है सी की आय का 20%। अगर बराबर है तो जो जो चीजें बराबर कर सकते हो काट लो पहले। ये गया, ये गया, ये गया, और 5 से काट सकता हूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। यानी हम कह सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हम बराबर k भी कह सकते हैं। अगर बराबर k कह दिया तो 2a बराबर k, तो a बराबर k बटा 2, b बराबर k बटा 3 और c बराबर k बटा 4। 4 दिन आप जानते हो कि सबके भिन्न में 2 3 4 दिख रहा है। अगर हमको उसको अनुपात बनाना है तो इनके लघुत्तम से सभी पदों में गुणा कर देना चाहिए। 2 3 4 का लघुत्तम 12 आएगा, 12 से सबको गुणा करो तो आपके सामने आ गया उत्तर। 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियां 12। आप सोच रहे होंगे इतने छोटे सवाल को हम काहे को के में लेकर चले गए। मैं बताऊं, यह आपको प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ये 2 3 4 आया था आप यहीं पर लघुत्तम ले लेते। 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12, यहीं आपका उत्तर था। लेकिन के एक प्रोसेस वाइज सोल्यूशन है, इसलिए मैंने दिखाया। अब तीनों की इनकम आपके सामने है, इनके साथ आप एक्स लगा सकते हैं। तो 6 4 10 3 13 एक्स हमारे हिसाब से है इनकी टोटल इनकम, और वो कह रहे हैं 78,000 है, तो हम 13 एक्स बराबर 78,000 लिख सकते हैं। यानी एक्स बराबर हो जाएगा 13 छक्के 78, 6000। किसका इनकम पूछा था, बी की आय पूछा था। बी की वैल्यू कितनी है, 4x, 1x की वैल्यू 6000 है, तो 4x की वैल्यू 24,000 कहीं दिख रहा। ये रहा आपका उत्तर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातनों में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती नातन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के योग का कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को रुपया 1.25 लाख रुपया मिले तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातनों को कितना धन मिलेगा। ठीक ठाक मोटा तगड़ा सवाल है। आओ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह मिल जाए तो समझना आसान हो जाएगा। कुछ देखते हैं। तो मोहन जी एक अमीर आदमी है, अच्छे आदमी है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहन जी। अब मोहन सम्मानित आदमी, उनकी पत्नी को यहाँ लिख देता हूँ। पत्नी जी आराम से रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनकी पत्नी जी हैं और उनके पास अच्छा खासा परिवार है। उनके पास 3 पुत्र हैं, मजाक बात नहीं है। देखो ये पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और उसके बाद 2 पुत्रियाँ भी हैं। 2 पुत्री है, एक पुत्र ये है, एक पुत्र ये है। इतना बड़ा परिवार है इनके पास, और प्रत्येक इनके पास एक एक बच्चे भी पैदा हुए। इनके बच्चा एक सबके पास एक एक बच्चा भी पैदा हुआ।
फिर कह रहे हैं प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिला। 1.25 लाख कितना होता है? 1,25,000 होता है। तो 3 जीरो को हम थोड़ा देर स्टैंड मोड पर रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम दिख रहा है। तो एक पुत्री को हम 125 दे सकते हैं, तो ये इसको भी 125 मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा कि नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिले। तो इसको अगर 125 मिला है तो नाती नातिन को 12.5 मिलेगा, फिर इनको भी 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 12.5 मिलेगा। प्रत्येक नाती नातिन को मिला। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिलेगा। यानी जो इनको 12.5 मिला है वो पुत्र का 1/8 है। जरा यहाँ देखो, अगर मैं लिखूं पुत्र का 1/8 बराबर 12.5, तो इसका मतलब पुत्र बराबर क्या हो जाएगा भैया? पुत्र बराबर हो जाएगा 100। 12.5 गुणे 8 100, यानी प्रत्येक पुत्र को कितना मिल जाएगा? 100। अब जरा सोचो पत्नी को क्या मिला है। इनकी पत्नी को उनके कुल पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। जरा पुत्र पुत्रियों का भाग जोड़ो, 100, 200, 300, 400, 550। 550 हुआ है और 550 का क्या परसेंट? 40% चाहिए। अगर आप 0 0 काट दोगे तो 55 चौका 220 हो जाएगा। यानी पत्नी जी जो है उनको 220 मिल जाएगा। अब देखो सबका हिसाब किताब कर चुके हैं, खाली आंसर बताना है पत्नी और प्लस 3 नाती नातिन को क्या मिलेगा, यही इतना जोड़ देना है। तो 220 तो यही है और प्लस 12, 12, 24, 12, 36, 37.5, 37.5 इनको और मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 257.5। इतना रुपया मिलना चाहिए। लेकिन अभी एक बात बचा हुआ है, ये जो 1000 को हम स्टैंड बाई मोड पर रखे थे, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो दशमलव हटाने लग जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाइए, कहीं पर दिख रहा है 257,500। क्या यही है? गजब सवाल है। थोड़ा सा रुक करके देख लीजिएगा आराम से, हम लोग आगे सवाल में बढ़ते हैं। एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है और खेलों में कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? देखो जब हर बार कुल का नाम लिया है तो मान लो कुल छात्र 100x रहे होंगे, कुल विद्यार्थी 100x रहे होंगे। चलो बात करते हैं। अब इन्होंने कहा 12% छात्रों की रुचि खेल में है। भाई खेल में कितने बच्चे हैं? 12x। ओके। 10% रुचि गायन में है। गायन में कितने भाई? गायन में 10% है, 10x। फिर कह रहे हैं कुल छात्रों को 3/4, 3/4 मैंने 75% होता है। बताओ 100 का 75% 75x हो जाएगा। तो ये कौन सा है? नृत्य में। नृत्य में बच्चे 75x पा रहे हैं। अब जरा बताओ कितने बच्चों का हिसाब हो गया? 5, 2, 7 और 7, 2, 9, 97x के बच्चों के हिसाब किताब हो चुका है। कुल 100x बच्चे थे जिसमें 97x का हो चुका है, केवल 3x हमारे पास बचे हैं और ये कह रहे हैं उनके पास 15 बच्चे बचे हैं। क्या हम लिख सकते हैं 3x बराबर 15? तो x बराबर 5। अगर x बराबर 5 तो कुल कितने बच्चे थे? 500। कहीं दिख रहा? ये रहा। बच्चों की संख्या आराम से निकल गई। बस 1-2 क्वेश्चन देखो। एक मेले में किसी ने 35,000 दर्शक पहुंचे, उसमें से 9,50,000 रुपया प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपया तथा बच्चे के लिए 20 रुपया है तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? ध्यान रखिएगा 10% लोगों को कोई पैसा नहीं लिया गया उनसे, तो हम लिख सकते हैं 35,000 रुपया। 35,000 दर्शक थे, 10% इसका कितना होता है? 3500। 3500 इसमें से आप निकाल दो भाई। इतने लोगों से फीस नहीं लिया जाएगा। तो कितने लोगों से फीस लिया जाएगा? 31,500। 31,500 लोग देंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वयस्क और यहाँ लिख देता हूँ बच्चा। वयस्क जो है, चूंकि बच्चों की संख्या पूछी गई है तो वयस्क की संख्या हो जाएगी 31,500 माइनस x। अब जो वयस्क है वो 40 रुपया फीस देगा, जो बच्चा है वो 20 रुपया फीस देगा और कुल मिला के कितना फीस होगा? 9,50,000। बड़ा अच्छा खासा फीस वसूला गया। जल्दी से इसको छोटा कर दीजिए। अगर हम चाहें तो 0 हटा दें। इसके अलावा हम 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, गुणा कर लेता हूँ। 4 से गुणा करो, 4 0 0 0, 4 5 20, 2 4 के 4 2 6, 4 3 12 और यहाँ पे हुआ माइनस 4x और प्लस हो गया 2x और बराबर हो गया हमारे पास 9500। अगर हम पक्षांतर करें तो देखो यहाँ -2x और प्लस -4 + 2 है। इसका मतलब अगर हम राइट साइड में जाए तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और 95,000 इधर आ जाएगा। 95, 5 और 26, 26 5 31,000 बचा मेरे भाई। बताओ 2x बराबर 31,000 हुआ तो क्या अब हम लिख सकते हैं x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा 15,500। देखो 2x बराबर 31,000 होगा तो 1x बराबर 31,000 बटा 2 होगा और इस तरह से आ गया 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखो अगर हम यहाँ पर लड़का लिख दें, लड़का और लड़की, है ना, ला कामन तकार दिया, 3:2 था। हमने बताया था आपको जब कभी अनुपात आए तो उसके साथ x ना मान करके उनके साथ 0 मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 500 बच्चे हैं। बोलो अब करें 20% बच्चों को लड़के को मिलता है, बताओ इस संख्या का 20% कितना होता है भाई। 20% इसका कितना होता है, 20 या 60, और इसका 30% होता है, 30% इसका कितना होता है 20 या 60, ये भी, यानी कुल 60 120 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। 500 में से 120 को मिलती है, मतलब किसको नहीं मिलती है, 380 को नहीं मिलती होगी। बताओ 380 को नहीं मिलती होगी तो कै % हुआ भाई, यही तो पूछा जा रहा। 00 कट गया, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 6 30, 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। क्या आप घटा लगी कि मैं लिख के दिखाऊं कैसे 500 में से 120 घटाने पर 380 आएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे फिर। अब देखो लिखा, किसी परिवार के चावल मछली, चावल लिखा हुआ ना, चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय में 12-17-3 का अनुपात है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितनी वृद्धि होगी। जरा सोचो, 3 चीजें हैं, यहाँ पे लिखा है चावल, ये है मछली और ये है तेल। रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 12, 17 और 3, ये दिया हुआ। सोचो अगर इतना सब दिया है, बहुत अच्छा दिया है, इनके साथ हम 0 बढ़ा लेंगे, 00 बढ़ा लो तो बगल में 0 थोड़ा पतला कर दिया ना, जगह बच जाए। 7 3 20 12 3200, इसका मतलब हुआ उनका पहले का खर्च 3200 हुआ करता था। अब क्या वृद्धि हुई, 20 30 50 की वृद्धि हो रही है। 20% इसमें वृद्धि हो रही है, 30% इसमें वृद्धि हो रही है, 50% इसमें वृद्धि हो रही है। बताओ 12 दूनी 24 240 में वृद्धि हुई, 7 3 51 510 इसमें वृद्धि हुई और 5 3 15 150 इसमें वृद्धि हुई। कुल कितनी वृद्धि हुई जरा जोड़ के दिखाओ। 0 0 0 हो गया, 5 1 6 6 4 10 1 2 5 7 2 9, 900 रुपये की वृद्धि हो रही है। 3200 रुपया पहले उनका खर्च होता था, अब 900 रुपया ज्यादा खर्च होने लगा। कितना % हो गया भैया, परसेंट निकालो। 00 यहाँ से कैंसिल, 4 से काटो, 4 से 32 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 20, 225/8 हुआ। 225/8 को काटोगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 65, 8 28 64, एक बचेगा 28 सही, 1/8%। कहीं दिख रहा, डी विकल्प आपका सही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक तरफ से सारी चीजें मौके से मिलती रहे, बस मजे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।